बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू करना है। इस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल हीट को कहते हैं, यानी मैटर के अंदर जो हीट की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती हैं उनको डिस्कस करना। तो आइए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके बुक में जो थर्मामीटर वाला टॉपिक शुरू था उससे पहले पहले जितने भी चीज़ें आती हैं सारी कवर करेंगे। इसमें टेम्परेचर आता है, हीट आती है, इंटरनल एनर्जी आती है, इस तरह काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या होता है बच्चों। अब मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर किसी भी चीज़ को कहते हैं दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि मास रखती हो कोई चीज़ और कोई स्पेस जगह भी घेरे तो उसको मैटर बोलते हैं। जैसे ये पेंसिल है, इसका मास भी है, जगह भी घेरती है, तो ये मैटर होगी। एयर है, हवा है, आपको पता पूरे कमरे में हवा फैली होती है तो उसका मास भी है, ज़रात होते हैं तो उसका साफ ज़रा मास होगा और वो जगह भी घेर रही हैं। इस तरह और भी कुछ मैंने एग्जांपल लिखी है, वाटर है, एयर है, स्टोन वगैरह, तो ये सारी मैटर की एग्जांपल है। अब बच्चों मैटर इस दुनिया में 4 हालतों में पाया जाता है जिसको साइंसदान अब तक दरियाफ्त कर चुके हैं। सॉलिड में पाया जाता है, उसकी एग्जांपल बुक, स्टोन वगैरह। लिक्विड में पाया जाता है जिसे हम माया बोलते हैं, यानी वो चीज़ें जो बह जाती हैं, वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स। गैस भी ऐसी चीज़ों कहते हैं जो फ्लो कर जाती है, बह जाती हैं, तो इसकी एग्जांपल्स एयर है, स्टीम है, ऑक्सीजन। के दरमियान प्रॉपर डिफरेंस क्या वो आगे जाके देखते हैं। इसका प्लाज्मा है, प्लाज्मा गैस से बनता है, ठीक है। गैस के पार्टिकल जब चार्ज हो जाते हैं, आइंस में बदल जाते हैं, तो वो हालत प्लाज्मा कहलाती है। आगे जाके इसको भी हम डिटेल से देखेंगे किस तरह गैस आइंस में बदलती है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं नियॉन साइंस, द सन एंड अदर स्टार। सन जो है वो भी प्लाज्मा से मिलकर बना है, बहुत सारा ऐसा सन का प्लाज्मा से मिलकर बना है। इस तरह गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको आगे जाके हम नियॉन साइंस वो होते हैं जो एड्स के लिए मार्केट में लगे होते हैं, उसके अंदर एक लाइट चमक रही होती है, असल में वो गैस होती है, तो गैस वो आयनाइज हो जाती है जिससे वो चमक रही होती है, तो उस हालत को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो उसके अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है नियॉन साइंस में। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें भी गैस आयनाइज हो जाती है जिससे वो प्लाज्मा बन जाती है। अब बच्चों अगला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थ्योरी कहते हैं किसी चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट देना। अब वो स्टेटमेंट 100% ट्रू हो, दुरुस्त नहीं, लेकिन उस स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारे जो एविडेंस मौजूद होते हैं कि वो दुरुस्त है, लेकिन फिर भी उसको 100% दुरुस्त नहीं माना जाता। तो इस तरह जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल के बारे में ये थ्योरी है, ये भी बहुत सारे एविडेंस रखती है, इस वजह से इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहा जाता है। अब ये थ्योरी क्या है इसको आगे देखते हैं हम, लेकिन काइनेटिक इस थ्योरी को काइनेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। असल में जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर या काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस तरह में कह सकते। अब इस नज़रिए के मुताबिक मैटर को क्या माना जाता है, मैटर क्या है इस नज़रिए के मुताबिक? इस नज़रिए के मुताबिक हम मैटर को क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या लेकर चलते हैं, ये कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो बच्चों इस नज़रिए के मुताबिक वो क्या कहते हैं हमें, पहले इस नज़रिए की कुछ बातें हैं, इस थ्योरी की कुछ बातें हैं, वो क्या क्या है वो हम देखने लगे। पहला पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कहता है जो मैटर है, चाहे वो गैस की फॉर्म में है, चाहे लिक्विड की फॉर्म में है, चाहे सॉलिड की फॉर्म में है, चाहे प्लाज्मा की फॉर्म में है, ये जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है इसे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल नहीं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कि 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल नहीं, इसके बाद सिंपल पार्टिकल को मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है चाहे लिक्विड गैस, वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर, पहली थ्योरी ये कहती है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर, और उन ज़र्रात को किसका नाम दिया गया, मॉलिक्यूल। तो ये मान लिया गया कि मैटर छोटे छोटे ज़र्रात से बना। थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या है, दीज पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। सॉलिड में किस तरह होते हैं और लिक्विड में कैसे होते हैं अभी हम देखते हैं, लेकिन ये मूव कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, कि मूवमेंट में होते हैं। किस तरह मूवमेंट होगी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ किस तरह मूवमेंट में होते हैं ये। लेकिन 2 बातें पता चल गई। पहली बात कि जो मैटर है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है। दूसरी बात, वो ज़र्रात जो है वो मोशन करते हैं, ठीक है। ये थ्योरी हमें बताती है मैटर के जो ज़र्रात होते हैं, बेशक हमें नज़र ना आए ना इसका हमें कोई साइंस जो हमें बाहर चीज़ें नज़र आती है, साइंस उसके मतलब नहीं कहती, हमें साइंस गहराई तक लेके जाती है, ठीक है ना। साइंस तजर्बों की बुनियाद पर होती है, तो ये तजर्बा ही है, ये यानी तजर्बा से ये साबितशुदा है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन में होते हैं। अगली बात
किस तरह होते हैं, सॉलिड में किस तरह होते हैं और लिक्विड में कैसे होते हैं। इन सॉलिड फॉर्म द टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेटरी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जो सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल मूव कर रहे थे वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, किसी एक पॉइंट के आगे पीछे किसी बॉडी का हरकत करना। तो सॉलिड में पार्टिकल किसी एक पॉइंट के आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे हरकत है, ये वाला ऐसे ऐसे, यानी अपनी हो सकता है ऐसे ऐसे भी करें लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे वो, समझ रहे ना बात। तो इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं और ये किस में पाई जाती है, सॉलिड में। जबकि लिक्विड में क्या होता है, इन लिक्विड फॉर्म जो मैटर की लिक्विड फॉर्म है इट में भी उसमें क्या हो सकता है, ये मोशन जो है वो रोटेशनल हो सकती है और ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है। रोटेशनल क्या होती है, किसी पार्टी का अपने गिर्द घूमना, जैसे ये पार्टिकल ऐसे अपने गिर्द घूमी जा रहा है ऐसे ऐसे, जैसे ये पेंसिल ऐसे घूमी जा रही है, नज़र आपको शायद ये, चलो ये कह लें ऐसे, ये देखें ये ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ये रोटेटरी मोशन। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रोटेटरी मोशन में होते हैं और साथ किस में होते हैं, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है जिसमें पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन छोड़ के आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ इस तरह रोटेटरी मोशन भी करते होते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि इसमें इस तरह उसमें लिक्विड में हो रहा होता है। एंड इन गैसियस फॉर्म इट इज ट्रांसलेटरी। गैसियस फॉर्म में ओनली ट्रांसलेटरी मोशन होती है, पार्टिकल इधर को जा रहा है कोई इधर को जा रहा है, अपने गिर्द वो घूमे ये ज़रूरी नहीं। ये चार बातें हमने सीख ली, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, पांचवी बात क्या है, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स चाहे सॉलिड के हैं, चाहे लिक्विड के हैं, चाहे गैस के हैं, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जैसे दो पार्टिकल, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। अब ये किस में ज़्यादा होती है, अभी भी देखेंगे कि सॉलिड में ये फोर्स ज़्यादा होती है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा होती है ये देखते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स मौजूद होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर दो मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। थ्योरी ये कहती है पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो इसका मतलब डिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है। ये है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की जो काइनेटिक थ्योरी है ये वाली है। इन बातों को काइनेटिक थ्योरी यानी मेन पॉइंट्स काइनेटिक थ्योरी के ये हैं कि मैटर को इस तरह माना गया। क्या माना गया है, मैटर पार्टिकल से बना है। पार्टिकल हमेशा मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड में वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, लिक्विड में रोटेशन और ट्रांसलेटरी होते हैं, और गैस में सिर्फ ट्रांसलेटरी होते हैं। और दो पार्टिकल के दरमियान फोर्स पाई जाती है जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, और ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स कम हो जाती है। नेक्स्ट में जो हम कंपैरिजन करते हैं इस थ्योरी की बुनियाद पर सॉलिड, गैस और लिक्विड को, इस थ्योरी की बुनियाद पर, ठीक है। आइए देखते हैं इस थ्योरी की बुनियाद पर हमने इसको कंपैरिजन कैसे करना है। लो बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम इसका आउट करता हूँ। अब आपको पेज सारा नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये मैंने ये कॉलम मैंने सॉलिड के लिए लिया है, ये मैंने कॉलम लिक्विड के लिए लिया है, और ये कॉलम मैंने किसके लिए लिया है, गैस के लिए लिया है। और यहाँ पर हमने सॉलिड का बिहेवियर देखना है, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह की वो देखेंगे। यहाँ पर इन पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस का बिहेवियर क्या है वो देखेंगे। इन पार्टिकल के दरमियान या इन मैटर की तीनों फॉर्म के दरमियान पहली रो में देखेंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह की होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फिर देखेंगे डिस्टेंस किस तरह होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फिर देखेंगे इनकी शेप किस तरह की होती है, फिर इनकी कंप्रेशन वाला बिहेवियर देखेंगे, और इनकी मोशन देखेंगे तीनों की। बच्चों अभी यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, जो सॉलिड होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, करीब होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं और गैस में काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखें। तो सबसे पहले सॉलिड का बिहेवियर देखते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से। बच्चों सॉलिड में मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से तो हम सॉलिड को तोड़ना या अलहदा करना मुश्किल होता है। जैसे ये पेंसिल सॉलिड है, इसको मैं आसानी से इस तरह अलहदा नहीं कर सकता क्योंकि इनके पार्टिकल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इनको मैं अलहदा नहीं कर सकता। अच्छा, अब लिक्विड की अगर बात करें तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है स्ट्रॉन्ग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होती है काफ़ी हद तक। इस वजह से तो लिक्विड भी
इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। जब आप ग्लास में पानी होता है तो वो मिलकर रहता है क्योंकि उनके दरमियान फोर्स पाई जाती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सॉलिड में। इस वजह से हम पानी थोड़ा सा उठाना चाहिए, आराम से उठा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जब हम पानी उठाते हैं तो वो जितना पानी हमने उठाया और जितना उसके नीचे वाली तह में था वो एक दूसरे के दरमियान फोर्स तो लगा रही थी, वो तह जो उसको जोड़ रही थी, जो पानी हमने उठाया वो उसकी तह और जो नीचे था उसको जोड़ तो रही थी, लेकिन वो फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उसको वो हमें उठाने नहीं देती। इस वजह से सॉलिड के मुकाबले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है लिक्विड में वो वीक होती है। गैस में तो और बहुत वीक हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वो फोर्स बहुत वीक हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस पर ये डिपेंड करती है। तो सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम, फोर्स बहुत ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसके मुकाबले, तो फोर्स भी थोड़ी सी वीक हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो बहुत फोर्स वीक हो जाती है। इसके बाद पार्टिकल का डिस्टेंस ये मैंने आपको बता दिया है। सॉलिड में वेरी करीब करीब होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और इसमें तो बहुत दूर होते हैं गैस में। शेप क्या होती है इनकी बच्चों? सॉलिड की शेप फिक्स होती है, ठीक है, एक ख़ास शेप ही रखते हैं। चाहे आप जैसे ये पेंसिल है, यहाँ पर इसको उठा के यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं और छत पे ले जाएं, कहीं मर्जी ले जाएं सॉलिड को, तो इसकी शेप ऐसी रहेगी जब तक इस पर कोई ऐसी ख़तरनाक फोर्स ना लगा दें कि इसकी शेप ही तोड़ दें। लेकिन आम हालत में सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, इसकी वही शेप होती है जिस कंटेनर में इसको आप डाल दें। जैसे आपके पास थोड़ा सा पानी है, अब इसको ग्लास में डालते हैं तो उसकी शेप वो ग्लास वाली हो जाएगी। आप इसको बॉल में डालते हैं तो उसकी शेप प्याले वाली हो जाएगी। आप उसको डालते हैं कप में तो वो कप वाली हो जाएगी। किसी और बर्तन में डालते हैं, किसी ट्यूब में डालते हैं तो उसकी शेप हो जाएगी। तो इस वजह से लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। गैस की भी कोई शेप फिक्स नहीं होती। आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल दें तो इस कंटेनर को पूरा ये फिल कर लेंगे। गैस के पार्टिकल इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर को जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जिस कंटेनर में डाल देंगे ये पूरे कंटेनर को कवर कर लेंगे। ये गैस में बिहेवियर होता है। इसके बाद कंप्रेशन की बात करें तो ये जो सॉलिड होते हैं ईजिली कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेशन मीन इसको दबा कर उसकी शेप चेंज करना। लिक्विड कंप्रेस तो हो जाते हैं लेकिन ये इतनी आसानी से ये भी कंप्रेस नहीं। जैसे पानी आप पूरे बर्तन में भर दें और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो इतनी जल्दी वो कंप्रेस नहीं होता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोर्स लें तो कुछ ना कुछ वो कंप्रेस हो जाते हैं। गैसेस जो होती हैं वो बड़ी आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं। जैसे आप बैलून में हवा भरी होती है, आप आराम से उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो गैसेस में कंप्रेशन बड़ी ईजिली हो जाती है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है, वैसे फिर मैं जल्दी बता देता हूँ। सॉलिड में अगर बात करें तो पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। लिक्विड में बात करें तो रोटेशनल मोशन भी होती है उनके पास, और ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, यानी वो उसमें रोटेशन होती है और ट्रांसलेशन होती है। इसमें रोटेशन पार्टिकल का अपने गिर्द घूमना और ट्रांसलेट पार्टिकल का अपनी जगह छोड़कर जाना। तो लिक्विड में पार्टिकल्स जगह भी छोड़ देते हैं और अपने गिर्द भी घूम रहे होते हैं, और गैस में भी यही सीन होता है, अपनी जगह भी छोड़ देते हैं और अपने गिर्द भी घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। रोटेशनल कम कर रहे होते हैं गैस में, ज़्यादा ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं। अब ये है बच्चों बिहेवियर हमने डिटेल से देख लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस का। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि प्लाज्मा क्या था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम प्लाज्मा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, प्लाज्मा को देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। बच्चों मान लो मेरे पास ये गैस है, ठीक है, किसी कंटेनर में क्या है, जैसे ये गैस मैंने बनाई है। आपको इसको मैं बाद में इस डायग्राम पर आता हूँ, पहले इस पर आ जाए। आपको पता होगा कि आयन क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूँ। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स के बाहर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं किसी तरीके से, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी जैसे गैस के पार्टिकल, गैस के एटम्स हैं, उसको आप हीट दें तो हीट के देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं ना तो इस पर प्रोटॉन, क्योंकि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हो, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि पॉजिटिव जो है इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज, तो एटम एक आयन बन जाता है। जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव, उसको आयन बोलते हैं। तो आयन कब बनता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाए, अगर उसका आखिरी शेल पूरा नहीं है, जैसा कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ, तो उस वक्त भी आयन बन जाते हैं। सादा अल्फाज में
आयन कब बनते हैं बच्चों? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या कोई गैस का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, हासिल करे, तो वो आयन में बदल जाता है। जब लूज करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब गेन करे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। अब इस कंटेनर में गैस है बच्चों, हम प्लाज्मा देखने लगे। इस कंटेनर में क्या है? गैस। तो गैस को हम हीट करते हैं, आग लगाते हैं। हीट से इनकी मोशन बढ़ेगी, ठीक है, ये इनकी मोशन क्या होगी? बढ़ेगी, तेज़ से और तेज़ी से मूव करेंगे। जब ये तेज़ी से मूव करेंगे तो ये दूसरे एटमों से क्या करेंगे? टकराएंगे। तो जब ये दूसरे एटमों से टकराएंगे तो हो सकता है उनके इलेक्ट्रॉन से टकराएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर से हो। तो जब इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें से इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं और वो भी इधर उधर फिरना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन भी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब हो सकता है यही इलेक्ट्रॉन किसी और में दाखिल हो जाए, किसी और एटम में, तो वहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी बन रहे होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी बन रहे हैं। तो गैस की इस हालत को प्लाज्मा बोलते हैं। और हो सकता है कोई न्यूट्रल भी रह जाए। तो प्लाज्मा क्या होता है? किसी गैस को जब हम हीट करते हैं तो हीट से उनके एटम्स की एनर्जी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, एटम्स की एनर्जी बढ़ती है, तो वो मुख्तलिफ एटमों से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, जिससे कुछ एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, कुछ नेगेटिवली, यानी कि आयन बन जाते हैं। जब ये आयन बनते हैं तो इस हालत को हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा की हालत में गैस बन चुकी है। तो ये देखो, जब प्लाज्मा की हालत में गैस बन जाती है तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर मौजूद होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई न्यूट्रल होता है। तो इस हालत को प्लाज्मा बोलते हैं। ये मैंने सारा लिख दिया है, इसको बच्चों आपने पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी बुक में को लिखा है, एक और चीज़ लिखी है, लाइट स्ट्रीमर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। बच्चों, जब क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो उस वक्त बादलों पर कोई चार्ज आ जाता है। हो सकता है बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज है। मुमकिन है पॉजिटिव चार्ज आकर रगड़ से। अब जब बादलों पर बहुत बड़ा चार्ज आता है पॉजिटिव, तो जो ज़मीन के करीब वाले बादल होते हैं, यानी जिनका फासला कम होता है ज़मीन से, अब वो अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज़मीन के करीब वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करते हैं। यानी ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर कर देते हैं, जो ज़मीन का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो। तो जब दूर करते हैं, पॉजिटिव को दूर करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसको बोलते हैं, अगर एक हिस्से पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी बॉडी के, किसी में नेगेटिव आ जाए, इसको बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। अब जब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा, तो दरमियान में है एयर, ठीक है, एयर। अब इस एयर को ये जो फील्ड है आयनाइज करना शुरू कर देती है, यानी इसको आयन में बदलना शुरू कर देती है। हो सकता है इसको पॉजिटिव आयन में या नेगेटिव आयन में बदलना शुरू कर देती है। अब इसकी ये एक स्ट्रीम, एक रास्ता बनता है, हवा के जो पार्टिकल चार्ज हुए थे उनका एक पूरा रास्ता होता है, जिससे फिर बिजली, आसमानी बिजली वहाँ पर गिरती है इस रास्ते से। तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्रीमर। ठीक है ना, इस हालत को क्या बोलते हैं? ये है लाइटनिंग स्ट्रीमर, जो कि बिजली गिरने से कुछ लम्हे के पहले ये सूरत हाल बनती। ठीक है, यानी हवा का आयंस में बदलना बादलों के चार्ज की वजह से, इसको लाइटनिंग स्ट्रीमर बोलते हैं। तो इससे फिर आसमानी बिजली नीचे को आती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अच्छा, आगे चलते हैं। ये है बच्चों प्लाज्मा का कंसेप्ट। तो लाइटनिंग में प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। लाइट बादलों की गरज में भी प्लाज्मा, वहाँ पर जब बिजली चमकती है तो वहाँ प्लाज्मा की हालत पैदा होती है। अब किस तरह पैदा होती है ये आपकी बुक एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो हम भी इसको एक्सप्लेन नहीं करते, जिससे फिर टॉपिक लेंथी हो जाएगा। इतना याद रख लें कि कहाँ कहाँ प्लाज्मा पाया जाता है, तो लाइटनिंग में भी पाया जाता है। ये स्पेलिंग भी सही कर लेना, ये लफ्ज़ है लाइटनिंग, ठीक है ना, तो इसको सही कर लेना। लो जी, आगे चल जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बच्चों? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। डिग्री मतलब मीन, शिद्दत, ठीक है, वैल्यू। कोई जिस्म, कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसकी शिद्दत का बताना ही टेम्परेचर कहलाता है। यानी टेम्परेचर हमें बस किसी कोई चीज़ किस तरह है, वो अपना वजूद ठंडा रखती है, गर्म रखती है, तो हम टेम्परेचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो गर्म भी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम है तो वो कम गर्म होगी, यानी ठंडी होगी। और उसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड आल्सो एज हाउ हॉट, कितना गर्म है, और कोल्ड, या कितना ठंडा है, एन ऑब्जेक्ट इज़, कोई बॉडी कितनी ठंडी है, कोई गर्म है, उसको बताना या उसको वैल्यू में एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। तो बच्चों टेम्परेचर के यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इसका केल्विन है, लेकिन जो दूसरे कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट।
ठीक है ना। ये आपको पता ही है, इसको हमने डिटेल से देखेंगे आगे जाके, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वहाँ पर। इसके बाद बच्चों आता है हीट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट की वो मकदार जो ट्रांसफ़र होती है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ, उसको सॉरी एनर्जी की वो मकदार, हीट नहीं कहेंगे, एनर्जी की वो मकदार जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, वो हीट कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये कप गर्म है, तो गर्म कप कमरे के अंदर रखा तो यहाँ से हीट निकल के कमरे में जाना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना। तो जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है, जितनी सॉरी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है टेम्परेचर के फ़र्क, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर कम है, कप का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वही क्या कहलाएगी, हीट कहलाएगी। तो हीट क्या है, ये वो एनर्जी है जो गर्म जिस्म से ठंडे, या एनर्जी की वो मकदार है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ देख लें, टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो। जो टेम्परेचर होता है ना, ये हमें ये भी बताता है कि हीट ने किधर बहना होता है। तो बच्चों याद रखें, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, फर्स्ट करिए ए बॉडी है, ये कोई बी बॉडी है, मान लो इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड मान लो, चलो इसका 50 मान लो। तो जब आप इसको एक दूसरे से करीब करेंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, तो हीट गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो टेम्परेचर हमें डायरेक्शन भी बताता है कि हीट किधर से किधर को जाएगी। यानी कमरे में, इसी तरह कमरे में अपने टेबल पर एक कोल्ड ड्रिंक्स का रखा हुआ गिलास, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, गर्मी के दिनों हैं, गर्मी के दिन है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं हीट किधर को फ्लो करेगी, क्योंकि अब हवा का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एयर का, साथ वाली एयर का, कमरे की एयर का, और इस कप का टेम्परेचर ठंडा है, कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये ठंडी है। तो काफ़ी, तो अब क्या होगा, जो यहाँ से हीट टेम्परेचर हम अब खुद ही बता सकते हैं हीट किधर से किधर को जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हवा से हीट जाना शुरू हो जाएगी किधर को, कप के अंदर, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम। तो टेम्परेचर की वजह से हम ये बता सकते हैं हीट ने किधर को फ्लो होना है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। आगे आती है बच्चों इंटरनल एनर्जी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो अभी हमने बल्कि लेक्चर के शुरू में देखा था, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के या गैस के, वो लगातार मोशन में होते हैं। ठीक है ना, ऐसे मूव कर रहे थे। इनके पास एक तो ये हमें पता है, इन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मूवमेंट की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल्स मूव तो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। वो कैसे, देखिए हमें ये भी पता है कि दो पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ये एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ऐसा है ना। इस तरह समझ लें कि जिस तरह एक पार्टिकल के दरमियान स्प्रिंग लगा हो, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो ही नॉर्मल हालत में, जो ही ये एक दूसरे के करीब और करीब हो जाए या एक दूसरे से दूर हो जाए, ऐसे, ठीक है, जिस तरह स्प्रिंग कह लो कि करीब करते हैं तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या स्प्रिंग को हम दूर करते हैं, खींचते हैं, तो स्ट्रेचिंग पैदा होती है, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी कह लो कि आ जाती है। तो पार्टिकल्स का भी यही बिहेवियर है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो उस वक्त भी उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, या दूर होते हैं तो उस वक्त भी उनके, ये मैंने दो पार्टिकल्स का बिहेवियर बताया। तो हमने ये देख लिया कि जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी। यही पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, यही उस बॉडी की क्या कहलाएगी, तमाम पार्टिकल्स की अगर हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को लें तो उस बॉडी की क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कुछ भी नहीं, बस उन तमाम पार्टिकल के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम करें तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के, जो कोई भी सब्सटेंस है उसके तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, हम इसको भी देख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, जैसे यही सब्सटेंस ले लें, तो बच्चों इसकी क्या होगी, ये इसकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी हीट देने से। सावधान, इसको हीट देंगे तो इसमें एनर्जी आएगी, तो अपनी वो ज़्यादा ये अपनी मोशन को करेंगे। और इस तरह इनका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर दूर तक स्ट्रेच और कंप्रेस होंगे। स्ट्रेच मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेच होंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। कंप्रेस भी ज़्यादा तेज़ी होंगे, स्ट्रेच भी तेज़ी होंगे, तो इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी।
तो व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन आल्सो इंक्रीजेज। तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी क्या होती है, बढ़ती है, जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो इंटरनल एनर्जी जब बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है असल में वो इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो उस बॉडी का टेम्परेचर भी कम है। सिंपल फार्म में बस ये असूल याद रख लें कि इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।